स्टार्ट करते हैं नया थियरी, कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम ट्रांसफर। लास्ट टाइम बच्चा लोग हमने केस 1 किया था, दैट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये स्पेशल केसेस में हम पढ़ क्या रहे हैं? स्पेशल केसेस में हम ऐसी सिचुएशन पढ़ रहे हैं जिसमें कंप्यूटेशन करने का मेथड चेंज हो रहा है। याद करो, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था इन केस ऑफ सेरिक, जब सेल होता है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज सेलिंग प्राइस। बट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, अगर आपने ट्रांजेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी में किया है, then in case of immovable property FUOC will be equal to selling price। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करोगे तो सेलिंग प्राइस कंपेयर्ड विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। ऐसा स्पेशल केस में बताया मैं, ऐसा स्पेशल केस 2 पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब ये स्पेशल केस 2 क्या है, ध्यान से समझना। स्पेशल केस 2, कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम ट्रांसफर। कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम ट्रांसफर, इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने परचेज किया ज्वेलरी। मिस्टर एक्स ने परचेज किया ज्वेलरी इन प्रीवियस ईयर 0809। क्वेश्चन अराइज, इज ज्वेलरी अ कैपिटल असेट? इज ज्वेलरी अ कैपिटल असेट? यस, ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट। ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, इन प्रीवियस ईयर 1819 ये ज्वेलरी जो उसने परचेज किया था अपनी वाइफ को दे दिया गिफ्ट, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ही हैज गिफ्टेड दिस ज्वेलरी टू मिसेस एक्स इन प्रीवियस ईयर 1819 आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सिचुएशन समझा? पहले ज्वेलरी मिस्टर एक्स का था, अब मिस्टर एक्स ने 1819 में ज्वेलरी मिसेज एक्स को दे दिया। पहले ओनर था मिस्टर एक्स, अब ओनर बन गई मिसेज एक्स। इज इट अ ट्रांसफर? इज इट अ ट्रांसफर? ट्रांसफर मतलब चेंज इन द ओनरशिप। पहले ओनर था मिस्टर एक्स, अब ओनर बन गई मिसेज एक्स। इज इट अ ट्रांसफर? yes, it is a transfer. So when two conditions are satisfied, then you have to compute capital gain. Condition number 1, there should be a capital assets. Abdul Wahid, if two conditions are satisfied, then we have to compute capital gain. Condition number 1, there should be a capital assets. Condition number 2, there should be a transfer of such capital assets. बच्चा लोग यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कैपिटल असेट्स भी है ज्वेलरी और उसका ट्रांसफर भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहती कैपिटल गेन आएगा, टैक्स भरो। तो मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को बोल रहा है व्हाट कैपिटल गेन, व्हाट ट्रांसफर। ये क्या है? मैं मेरी वाइफ को गिफ्ट दे रहा हूं तो उस पर टैक्स लगेगा। किस बात का टैक्स भाई? मैं मेरी वाइफ को मेरा असेट्स दे रहा हूं इनकम कमाने के लिए नहीं, मैं मेरी वाइफ को मेरा ज्वेलरी दे रहा हूं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये क्या नाटक है कि मैं मेरा ज्वेलरी वाइफ को दूं तो टैक्स भरूं? वाह रे वाह, कोई टैक्स वैक्स में नहीं भरने वाला हूं। मेरा इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है तो टैक्स क्यों भरूं? अब आप सोचो ना, ऐसे लोगों से टैक्स लेना चाहिए क्या? इनका इंटेंशन, मिस्टर एक्स का इंटेंशन इनकम कमाना था। डेफिनेटली नॉट। तो गवर्नमेंट कहती है ओके, यहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। इसे गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। तो मिस्टर एक्स ने अगर गिफ्ट मिसिस एक्स को दिया, कैपिटल गेन नहीं आएगा। सर वाइफ को ही देना जरूरी है? नहीं, आप किसी को भी गिफ्ट दो, आपकी बुक में कैपिटल गेन नहीं आएगा। आपकी बुक में कैपिटल गेन नहीं आएगा बिकॉज आपका इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है। ध्यान से समझना जो मैं रूल पढ़ा रहा हूं। आपने जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एक सेकेंड रुक जाओ।
यस यस, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था ना, वहां पर जिसे गिफ्ट मिला, जिसे गिफ्ट मिला रिसीवर, उसकी बुक में एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल, वो इफॉस में पढ़ा था। आज मैं बता रहा हूं जिसने गिफ्ट दिया, गिवर गिवर, उसकी बुक में कैपिटल गेन आएगा या नहीं। तो मैं बता रहा हूं कैपिटल गेन नहीं आएगा, इसे गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट ट्रांसफर बोलती है। मतलब अगर गिवर ने वाइफ को गिफ्ट दिया तो भी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, पेरेंट्स को दिया तो भी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, फ्रेंड्स को दिया तो भी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, किसी अदर को दिया तो भी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। मतलब जो पर्सन गिफ्ट दे रहा है उसका इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है, इसके लिए उसके लिए ऑलवेज एग्जेम्प्ट। बट रिसीवर के लिए पता करना रिसीव किसके पास से हुआ। अगर रिलेटिव, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह वगैरह, सर ने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था इसलिए पढ़कर आना। तो रिसीवर को उन सब से मिला तो एग्जेम्प्ट, अदर से मिला तो सर ने बताया होगा पता करो मनी, मूवेबल, इमूवेबल, यस और नो। अब देखो, मैंने आपको क्लबिंग ऑफ टॉपिक पढ़ाया, क्लबिंग ऑफ इनकम, वो थर्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी पर 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला, रिसीवर की बुक का ट्रीटमेंट, जिसको गिफ्ट मिला उसकी बुक का प्रेजेंटेशन, जिसने गिफ्ट दिया उसकी बुक का प्रेजेंटेशन। और तीसरा क्वेश्चन, उस असेट से जो गिवर ने रिसीवर को गिफ्ट दिया, उस असेट से अगर इनकम आया तो उस इनकम पर टैक्स कौन भरेगा, कौन भरेगा, वो थर्ड क्वेश्चन। वो मैंने क्लबिंग में पढ़ाया। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन मिले हुए हैं, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है वो जरूरी है। अगर पूछा गिवर की बुक में कैपिटल गेन आएगा क्या, तो आप बोल देना नहीं, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। रिसीवर के लिए गिफ्ट एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल, तो देखना सर ने जो रूल पढ़ाया है, रिलेटिव, चैरिटेबल ट्रस्ट, उन सबको मिला तो एग्जेम्प्ट, अदर से मिला तो मनी मिला, मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल, वो रूल पढ़ाया था, वो रूल अप्लाई करना। और फिर अगर पूछा कि उस असेट से इनकम आया, असेट से इनकम आया, तो उस इनकम पर टैक्स कौन भरेगा, तो क्लबिंग वाला प्रोविजन अप्लाई करना। कोई डाउट यहां तक, पहले पूछो फिर मैं आगे बढ़ू। कोई डाउट यहां तक? समझो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दे रहा है, मिस्टर एक्स दे रहा है तो मिस्टर एक्स गिवर, मिस्टर वाई रिसीवर। इसकी बुक में कैपिटल गेन आएगा या नहीं, तो मैंने बताया नहीं आएगा। मिस्टर वाई रिसीवर है, इसके लिए गिफ्ट या तो एग्जेम्प्ट होगा या तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इफॉस। और इस असेट से जो इनकम आया, इस पर टैक्स कौन भरेगा, वो क्लबिंग वाला प्रोविजन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आ जाओ यहां पर। तो अगर किसी असेसी ने अपना असेट्स अपने वाइफ को या किसी भी पर्सन को गिफ्ट दिया, तो इट इज अ ट्रांसफर।
बट कैपिटल गेन नहीं आएगा बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। तो सर कौन कौन से और सिचुएशन है जिसमें एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता है? तो पहला केस बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस। अगर किसी ने कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल और इनहेरिटेंस, कैपिटल गेन नहीं आएगा। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बाय द मेंबर टू इट्स HUF। अगर किसी घर के मेंबर ने अपना असेट्स HUF के नाम पर ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं आएगा बिकॉज ट्रांसफरर का इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है। थर्ड, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन assets transfer from HUF to member, exempt transfer। यहां पर मेंबर ने HUF को दिया, अब थर्ड पॉइंट में HUF का पार्टीशन हो गया, जैसे कंपनी का लिक्विडेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ऐसे HUF का पार्टीशन होता है, पार्टीशन। So after partition, assets has been transferred to the members, exempt transfer. Next, in the scheme of amalgamation, assets transfer from old company to new company. Assets transfer from old company to new company. Amalgamation topic हुआ है बच्चा लोग आप लोगों का? Amalgamation topic. ठीक है, अमालगमेशन टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा, दो अलग अलग कंपनी जब बिजनेस करती हैं और वो बाद में डिसाइड करती कि अमालगमेट होकर साथ में काम करेंगे, तो पहले ए लिमिटेड अलग कंपनी थी, बी लिमिटेड अलग कंपनी थी, दोनों अलग अलग काम कर रही थी। अब अमालगमेट होकर एक कंपनी बन गई ए बी लिमिटेड, तो अब ए लिमिटेड का असेट्स ए बी लिमिटेड के पास आ जाएगा, बी लिमिटेड का असेट्स ए बी लिमिटेड के पास आ जाएगा। यहां पर इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है, यहां पर इंटेंशन है साथ में काम करना। तो अमालगमेशन एक्टिविटी में अगर पुरानी कंपनी का असेट्स नई कंपनी में ट्रांसफर होगा, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब अमालगमेशन होता क्या है वो डिटेल में तो अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा, यस और नो? तो मैं आगे बढ़ूं। अमालगमेशन में अगर असेट्स ट्रांसफर होता है ना बच्चा लोग, तो कैपिटल गेन नहीं आता क्योंकि इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है। ऐसे ही अगर होल्डिंग कंपनी का असेट्स सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर हुआ, कौन सी सब्सिडरी? 100% सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी का असेट सब्सिडरी कंपनी के पास ट्रांसफर हुआ, ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो 100% सब्सिडरी है या सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग में आया, तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। You know holding subsidiary or you don't know this also? होल्डिंग सब्सिडरी मालूम है या नहीं? तो पब्लिक ने पैसा लगाया है, होल्डिंग कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने 100% शेयर खरीद लिया सब्सिडरी कंपनी का, तो अल्टीमेटली सब्सिडरी कंपनी के मालिक भी आप ही लोग हो, पब्लिक ही है। तो पब्लिक का असेट्स होल्डिंग कंपनी में हो या सब्सिडरी में हो, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली वही ओनर है, उतने ही पब्लिक है। तो असेट्स होल्डिंग से सब्सिडरी में जाए या सब्सिडरी से होल्डिंग में आए, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के, बहुत सारे केसेस हैं, बट वो सारे केसेस कंपनी से जुड़े हुए हैं जो अपने सिलेबस के लिए इररिलेवेंट है। अपने सिलेबस के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, मेंबर टू HUF एंड HUF टू मेंबर। बाकी कंपनी से जुड़ा हुआ मैंने सिर्फ 2 पॉइंट इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से जुड़े हुए, अकाउंट से जुड़े हुए इसलिए क्योंकि अमालगमेशन आप पढ़ने वाले विंटर में और होल्डिंग कंपनी भी आप पढ़ने वाले विंटर में।
बाकी कंपनी से जुड़े हुए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम ट्रांसफर में कंसीडर किया है, जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जरूरत नहीं है, क्यों पढ़ना है वो सब, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो पहले इतना लिखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर दे रहा हूँ, वही कॉपी करना। फटाफट कॉपी कर लो। कंप्लीट हुआ।
चलो आगे बढ़ते हैं देन। अब ये आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ तक का हमने थियरी पढ़ लिया। मिस्टर मिसिज एक्स को मिल रहा है, तब तक का प्रेजेंटेशन हमने समझ लिया। नाउ मिसिज एक्स ने ये ज्वेलरी बेच दी मिस्टर वाई को। मिसिज एक्स ने 100% रिलेशन होगा तो ही बेटा, सर्वे 100% होगा तो ही एग्जेम ट्रांसफर। मिसिज एक्स ने ज्वेलरी बेचा मिस्टर वाई को। नाउ इज इट अ ट्रांसफर? पहले ज्वेलरी मिसिज एक्स का था, अब मिस्टर वाई का है। इज इट अ ट्रांसफर? यस, इट इज अ ट्रांसफर। सो नाउ कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड। Capital gain will be calculated in the books of Mrs. X. Now capital gain will be calculated in the books of Mrs. X. समझो, मिसिज एक्स ने मिस्टर वाई को ये बेच दिया 20 लाख में, ठीक है, 20 लाख में बेचा है, और अब हमें क्या कंप्यूट करना है? कैपिटल गेन। एक सेकेंड ना, चलो कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, आप मेरी मदद करो। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन? स्टार्ट कैसे करेंगे बोलो? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। कितना होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख। ये हम ना मिसिज एक्स की बुक में कंप्यूटेशन कर रहे हैं। 20 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, फॉर द टाइम बिंग अजम्पशन करते कुछ भी नहीं है। सो नेट कंसीडरेशन 20 लाख माइनस, सोचकर बताओ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म होगा तो सीओए माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म होगा तो सीओए माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स सीओए माइनस करेंगे। चैट के थ्रू बताओ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो कुछ लोग बोल रहे हैं सटक जी, कुछ लोग बोल रहे हैं लटक जी। तो देखो, मैंने बेचा कब? 1920 में। मिसिज एक्स ने बेचा 1920 में। तो ये 1920 ट्रांसफर डेट should be compared with purchase date not of 1819, purchase date of 89। सर 1819 क्यों नहीं लेंगे? बच्चा लोग, मिसिज एक्स ने तो कभी ज्वेलरी खरीदा ही नहीं था, उसको तो फुकट में मिला था। फुकटिया है मिसिज एक्स, उसको तो फुकट में मिला था। एक्चुअली परचेज किसने किया था? मिस्टर एक्स ने। तो कब परचेज किया था? 89 में। तो 1920 should be compared with 89. The gap is more than 3 years. Hence long term capital gain. This is not a normal circumstances वाला sum. नॉर्मली जिसने बेचा उसका परचेज डेट देखते थे, बट यहां पर करंट ओनर का डेट मत देखो, प्रीवियस ओनर का डेट देखो, क्योंकि करंट ओनर को फुकट में मिला था। सो टू डिसाइड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, to decide short term or long term, date of purchase of previous owner should be taken. Date of purchase of previous owner should be taken. ठीक है? तो यहां पर क्या आएगा? इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट। किसी को डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए ना अपना फॉर्मूला है सीओए इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स।
COA इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। तो पहले तो COA क्या ले, तो यहां पर ना फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, फेयर मार्केट वैल्यू समझो था 18 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 18 लाख। तो COA यहां पर कितना लूं, सोचकर बताओ, COA कितना आएगा? बाकी सब भी बताएंगे। वेरी गुड, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म वो डिसाइड करने के लिए परचेज डेट देखने का प्रीवियस ओनर का। ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी COA ऑफ प्रीवियस ओनर विच इज 5 लाख। सो 5 लाख इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। So 289 upon 137 137 280 आएगा सर। upon 280, that is index of current owner. परचेज डेट प्रीवियस ओनर का लेते हैं, COA प्रीवियस ओनर का लेते हैं, बट इंडेक्स करंट ओनर का लेते हैं। जितने लोग पहले 137 बोल रहे थे ना बच्चा, आपका लॉजिक 100% राइट है। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए प्रीवियस ओनर डे का, कॉस्ट प्रीवियस ओनर का डे का, तो इंडेक्स भी तो प्रीवियस ओनर का लेने का ना। बट गवर्नमेंट बोलती है नहीं, इंडेक्स तो करंट ओनर का ही लेंगे। तो एक बार करके देखो ना, 5 लाख इंटू 289 अपॉन 280। 5,16,071 रुपए। अब यही अगर आपने 137 जो बोला था वो लिया होता, एक बार वो करके देखो, 5 लाख इंटू 289 अपॉन 137, 10,54,745 10,54,000 ले लेता हूं, ठीक है। तो 20 लाख में से 10,54 माइनस होता तो मेरा गेन 9,46,000 रह जाता। लेकिन अब यहां पर माइनस होगा ना बच्चा लोग, तो 14,84,000 अप्रोक्सीमेटली टैक्स का गेन आ गया। तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट बढ़ रहा है, इसमें टैक्सेबल अमाउंट कट रहा है, कम हो रहा है। इसलिए जानबूझकर गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का। जानबूझकर जबरदस्ती गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया सो दैट गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिले, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा हो जाए। दिस इज इलॉजिकल, बट एज पर इनकम टैक्स रूल यही प्रोविजन है। अब इस पर एक केस हुआ था, इस पर एक केस हुआ है कॉल्ड एज मंजुला जेशा। मंजुला जेशा, ये मंजुला जेशा ने भी कैलकुलेशन करते वक्त, जैसे आपने यहां पर बोला था ना प्रीवियस ओनर का इंडेक्स लो, ऐसे मंजुला जेशा ने एक्चुअली कंप्यूटेशन करते वक्त प्रीवियस ओनर का इंडेक्स लिया और अकॉर्डिंगली ऐसा समझो ना, ये मंजुला जेशा का ही कैलकुलेशन आप कर रहे हो, 9,46,000 पर टैक्स भरा। बाद में उसके घर पर इनकम टैक्स ऑफिसर का लव लेटर आया, नोटिस आया, नोटिस, और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको बोलता है आपका कंप्यूटेशन गलत है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 49(1) ये कंप्यूटेशन होगा और कैपिटल गेन इतना आएगा, अकॉर्डिंगली टैक्स पे करो रिमेनिंग अमाउंट पर। मंजुला जेशा ने टैक्स भरने से मना कर दिया, मंजुला जेशा ने टैक्स भरने से मना कर दिया। और फिर ये केस हाई कोर्ट में गया, ये केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। अब कोर्ट ना कोर्ट जब कोई केस रिजॉल्व करती है तो उसमें ये नहीं देखती कि एक्चुअली लॉ में क्या लिखा है,
कोर्ट देखती कि डेफिनेटली वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। और डेफिनेटली जैसे तुमको देखकर पता चल रहा है कि ये तो गवर्नमेंट ने खुद के फायदे के लिए ऐसा रूल बनाया है, तो कोर्ट ने मंजुला जेशा के फेवर में जजमेंट पास किया। कोर्ट ने मंजुला जेशा के फेवर में जजमेंट पास किया। मंजुला जेशा केस जीत गई और उसको कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ा। सब क्वेश्चन है राइट सर, सर सर हम क्या करें? हम अब मंजुला जेशा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ओनर वाला इंडेक्स ले या एज पर सेक्शन 49(1) करंट ओनर का ले? तो बच्चा लोग अब तक आप सीए बने नहीं हो ना, तब तक आप ये लो करंट ओनर सेक्शन 49(1). सीए बनने के बाद डेफिनेटली आप प्रीवियस ओनर को फॉलो करो, मंजुला जेशा का केस साथ में बता दो कि एज पर मंजुला जेशा हम ऐसा कर सकते हैं, एज पर केस लॉ ऑफ मंजुला जेशा। अभी आप मत करो। क्यों? देखो अभी क्या किसी ने फेल कर दिया तुमको, तुमने प्रीवियस ओनर का ले लिया, तो तुमको बहस करने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा एक अटेम्प्ट मिल जाएगा। तो एक अटेम्प्ट क्यों लेना है अपने को? चुपचाप जो इनकम टैक्स में लिखा है उसको फॉलो करो। लेकिन अगर तुमको अपना नॉलेज बताना ही है तो यस, पहले ये वाला प्रेजेंटेशन कर दो और फिर नीचे ऑल्टरनेटिवली दिखाओ। ऑल्टरनेटिवली हम ऐसा भी कर सकते हैं। एग्जामिनर को बताओ कि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड है, हमको मालूम है इनकम टैक्स में क्या लिखा है और ऑल्टरनेटिवली मंजुला जेशा के हिसाब से कैसा कंपटीशन किया जा सकता है। लेकिन मेन आंसर कभी भी मंजुला जेशा का नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने भी जितने भी सॉल्यूशन प्रेजेंट किए उनमें सब ने उन्होंने करंट ओनर का ही रूल फॉलो किया है, बट ऑल्टरनेटिवली उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी किया जा सकता है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज, ये मंजुला जेशा कौन है? ये मंजुला जेशा कौन है? तो जेके शाह सर सुना है? जेके शाह ये उनकी वाइफ नहीं है। तेरे को क्या करना है? ये कौन है? मंजुला जेशा कौन है? तेरे को क्या करने का है? मंजुला जेशा नाम याद होना चाहिए, जेशा। जेके शाह सर की वाइफ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करने को नहीं बोला है। हाई कोर्ट सिर्फ कोई उनके हाई कोर्ट के पास जब कुछ आता है तो हाई कोर्ट उसका जजमेंट पास करती है कि ये होना चाहिए या नहीं। फाइनली रूल्स रेगुलेशन तो पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो अभी एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर दे रहा हूं। प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करो पहले। ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन आफ्टर एग्जेम ट्रांसफर सेक्शन 49(1). सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नोटिफिकेशन देता है बेटा। मेन अप्रूवल तो पार्लियामेंट में, अगर विदाउट फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी ना वो खुद कुछ कर पाएगा। लिखते वक्त कुछ डाउट आएगा तो पूछ लेना।
PO previous owner, CO current owner. Achal, PO previous owner, CO current owner.
बाकी सबका कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 मार्किंग करो, पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. X purchased a property for 79,000 during 92-93. अंडरलाइन 92-93, ऊपर लिखो ऑप्शन, बिफोर 1401 है मतलब ऑप्शन 79,000 इज अ कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401 इज 1,12,000। सो हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। कॉस्ट 79,000, fair market value 1,12,000. He spent following amount on improvement: 20,000 during 99-2000. Ignore 35,000 during 0304. This is cost of improvement. On 1st May 2005, he died. 1st May 2005 मतलब 0506. And the property was transferred to his wife as per his will. 2005-6 को ये टपक गया और उसकी वाइफ की चांदी हो गई, उसकी वाइफ को ये प्रॉपर्टी मिल गई, तो वाइफ बिकेम करंट ओनर इन प्रीवियस ईयर 5-6. वाइफ बिकेम करंट ओनर इन प्रीवियस ईयर 5-6. Mrs. X spent 1 lakh on improvement on 18 June 18. Mrs. X ने भी improvement पर खर्चा किया 18 June 18 को. The property was sold on 7th August 19 for 21,50,000. So 21,50,000 is your full value of consideration. Compute the amount of capital gain. चलो start करेंगे computation. Computation of capital gain. Computation of capital gain. Full value of consideration, that is 21,50,000
minus transfer expense. There is no information. Net consideration 21,50,000. Mr. X previous owner था, Mrs. X करंट ओनर है. तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए परचेज डेट प्रीवियस ओनर का देखने का. 92 93 में खरीदा था, 19 में बेचा. मोर देन 2 ईयर. इंडेक्स कॉस्ट COA will be 79,000 or 1,12,000, whichever is higher, into index upon index. So 79 or 1,12,000, whichever is higher, तो 1,12,000 into index upon index. ऊपर ट्रांसफर, नीचे करंट ओनर का इंडेक्स, करंट ओनर का इंडेक्स, करंट ओनर. 5-6 का इंडेक्स बताओ. 117. 117 लिख लेना ताकि बाद में आपको समझे. करंट ओनर 5-6. कितना आया? 2,76,650. 2,76,650 650. माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. पहला 20,000 तो इग्नोर किया है हमने. 35,000 का कैलकुलेशन. $35,000 to 289 upon 3-4 का इंडेक्स. 109. 105. 0304 का 109. 35,000 to 289 upon 109. 92,798. 7. 98. एक और इंप्रूवमेंट हुआ था जो उसकी वाइफ ने किया था. 1 लाख इंटू 289 अपॉन 18-19 में इंप्रूवमेंट हुआ था 280. 280. 1 लाख इंटू 289 अपॉन 280. अमाउंट 1,03,214. 1,03,214. 214. चलो माइनस कर दो, जो आएगा वो लटक जी हो जाएगा. एक लाइन छोड़कर लिखोगे ऑल्टरनेटिवली एज पर केस लॉ ऑफ मंजुला जेशा. अब बाकी सब तो पूरा एज इट इज कॉपी करना है. सिर्फ ये 117 के बदले 100 आ जाएगा. 117 के बदले 100 लेना है, बाकी सब सेम रहेगा. फटाफट प्रेजेंटेशन करो दूसरा. चलो फटाफट ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंटेशन करो अब.
अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3,23,680. बस यही चेंज होगा, बाकी सारे अमाउंट तो एज इट इज ही रहने वाले हैं। जिनका लास्ट सम हो जाएगा ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 21। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 21, जिनका हो गया क्वेश्चन 21। Pero morar pensar con así hacer turón de repente. तुम लोग कब जाएंगे? जाएंगे कि नहीं करके पक्का एकदम
ये जो आंसर दिया है 16,30,308 इस सम का या लास्ट सम का था? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करता हूं, देखो कितने लोगों ने राइट समझा है. मिस्टर थॉमस इनहेरिटेड अ हाउस in Jaipur under the will of his father in May 2009. मिस्टर थॉमस को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली, तो मिस्टर थॉमस became current owner in 910. The house was purchased by his father, so father previous owner. Jan 2001, मतलब before 1/4/2001. Option 2,50,000 cost. He invested an amount of 7 lakh on construction of one more floor in this house in June 11. 7 lakh का construction पर खर्चा हुआ. Cost of improvement. The house was sold by him in November 19 for rupees 37,50,000. This is selling price. The valuation adopted by the registration authority for the charge of stamp duty was 47,25,000. This is SDV. As per assessee's request, the assessing officer made a reference to valuation officer, and the value determined by valuation officer was 47,50,000. Since it is more than 47,25,000, valuation amount should be ignored. Brokerage 1%. This is transfer expense. 1% of sale consideration was paid by Mr. Thomas to Mr. Sunil. ठीक है. The market value as on 1401 was 2,70,000. ये FMV मिल गया. Cost or FMV, whichever is higher, you are required to compute the amount of capital gain. तो सबसे पहले बच्चा आपको FVOC find out करना है. FVOC is equal to selling price or SDV, whichever is higher. Since the difference amount between these two is more than 5%, hence FPOC is equal to 47,25,000. लास्ट टाइम जैसा वर्किंग नोट कराया था ना बच्चा लोग, पहले वैसा वर्किंग नोट लिखकर FPOC फाइंड आउट करेंगे. एक बार FPOC आ गया, फिर अपना नॉर्मल प्रेजेंटेशन. FPOC 47,25,000 minus transfer expense. ट्रांसफर एक्सपेंस 1% ऑफ सेलिंग प्राइस बच्चा लोग 37,50,000 का 37,500. सो नेट कंसिडरेशन कितना? 44,68,000. कितना अमाउंट लिखा? अच्छा 46 है. 46,87,500 minus indexed cost of acquisition.
2,70,000 into 289 upon current owner 910 का इंडेक्स 148. 2,70,000 to 289 upon 148. Five lakh 27,230. 5,00,000 27,230. इम्प्रूवमेंट 11 में हुआ था 11 12 184. 10,99,457. यहाँ पर ये 148 करंट ओनर का लिया 30,60,081. ऐसे दूसरा प्रेजेंटेशन ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर अब 100 लेकर कर लेंगे ऑल्टरनेटिवली मंजुला मैडम के हिसाब से मंजुला मैडम चलो करो तुम लोग ऑल्टरनेटिवली तब तक मैं दूसरा प्रेजेंटेशन करता हूँ टेन मिनट हो गया लास्ट सम ऑल्टरनेटिवली हो गया ऑल्टरनेटिवली का आंसर कितना आया ऑल्टरनेटिवली का आंसर आप लोगों ने बताया नहीं सबका यही आया ना
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, केस 3, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी रिसीव, सेक्शन 51। फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड, सेक्शन 51। अब ये क्या है, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी? तो से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स अपना घर बेच रहा है मिस्टर वाई को 1 करोड़ रुपए में, और घर बेचते वक्त मिस्टर एक्स टोकन मनी ले रहा है, टोकन मनी 1 लाख रुपए का। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को टोकन मनी दे दिया, और टोकन मनी देने के बाद मिस्टर वाई 2 महीना डिमांड कर रहा है बचा हुआ पैसा अरेंज करने के लिए। ना 2 महीने बाद मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को आकर बोल रहा है सॉरी मैं पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाया, तो मैं आपका घर नहीं खरीद पाऊंगा, सो सॉरी। तो माय क्वेश्चन टू यू, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का टोकन मनी वापस करेगा, रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? ये जो टोकन मनी मिस्टर एक्स को मिला था, ये वापस करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसे कहते हैं फोर फीचर करना, इसे कहते हैं फोर फीचर करना। जो टोकन मनी मिला था, हम वो टोकन मनी वापस नहीं कर रहे। क्यों वापस नहीं कर रहे? क्योंकि मिस्टर एक्स 2 महीने तक वेट कर रहा था कि मिस्टर वाई पैसा देगा। अब 2 महीने बाद मिस्टर वाई बोल रहा है वो पैसा नहीं दे सकता, तो उसका टाइम लॉस हुआ। इतने टाइम में शायद उसने अब तक अपना घर बेच दिया होता, लेकिन मिस्टर वाई के कहने की वजह से उसने अब तक अपना घर किसी को बेचा नहीं, होल्ड पर रखा था। और अब मिस्टर वाई सॉरी बोलेगा तो नहीं चलेगा। तो जनरली ऐसी सिचुएशन में सेलर टोकन मनी को फोरफीट कर देता है। सेलर टोकन मनी को फोरफीट कर देता है। अब अगर ये फोरफीचर हुआ तो इसका क्या करे? तो फोरफीचर देखना आपने कब किया है, whether the forfeiture is done before 1/4/14 और आफ्टर 1/4/14। चलो बिफोर आफ्टर इग्नोर करते, पहले तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से ये फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी आपके लिए इनकम है या नहीं? मान लो आपने फोरफीट किया है, आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं गई और पैसा भी मिल गया। सो फॉर यू इट इज एन इनकम, एंड दिस इनकम will be taxable under the head income from other sources, will be taxable under the head income from other sources। लेकिन बच्चा लोग यही फोर फीचर अगर 1/4/14 के पहले हो, if the four feature is done before 1/4/14, ये डेट याद रखना, if the four feature is done before 1/4/14 then it will be treated as recovery of cost। ये डेट याद रखना, बिफोर 1/4/14 इसका ट्रीटमेंट होता था रिकवरी ऑफ कॉस्ट, और इसे सीओए में से माइनस कर देते थे, रिड्यूस्ड फ्रॉम सीओए। पहले ऐसा रूल था, ये रूल थोड़ा इलॉजिकल था, इसके लिए इस रूल को रिप्लेस कर दिया, और अब होता है टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सर हम पुराना रूल क्यों याद रख रहे हैं? बच्चा लोग आपके क्वेश्चन में तो फोर फीचर का कोई भी डेट दिया हो सकता है। अगर 1/4/14 के पहले का डेट दिया हो तो कॉस्ट में से फोर फीचर अमाउंट माइनस कर देना। कौन है भाई? सर्वेश म्यूट करो। अगर फोर फीचर 1/4/14 का पहले का हो तो कॉस्ट में से फोर फीचर अमाउंट माइनस कर देना, लेकिन अगर फोर फीचर का डेट 1/4/14 का बाद का दिया हो तो वो इफॉस में टैक्सेबल हो जाता है। आपके क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी टाइप का इक्वेशन फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट, if the forfeiture is done by
previous owner. If the forfeiture is done by previous owner, then it should be ignored. अगर forfeiture previous owner ने किया ना बच्चा लोग, तो उसे इग्नोर कर देना. क्यों? समझो, मिस्टर एक्स को ये प्रॉपर्टी उसके फादर से मिली थी और मिस्टर एक्स के फादर ने पास्ट में कभी forfeiture किया था, तो मिस्टर एक्स को तो ये फैक्ट मालूम ही नहीं होगा. तुमको थोड़ी ना मालूम है कि पापा ने कब कब कौन से ईयर में क्या क्या forfeiture किया था. तुमको थोड़ी ना पापा बताएंगे सब कुछ. तो ऐसे मिस्टर एक्स के फादर ने पास्ट में forfeiture किया था, तो मिस्टर एक्स को तो ये फैक्ट मालूम ही नहीं होगा. तो गवर्नमेंट मिस्टर एक्स को कह रही डोंट वरी, आप अगर forfeiture करोगे तो हम देखेंगे आपने forfeiture कब किया. 1414 के पहले किया या 1414 के बाद किया. पहले किया तो कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा, और बाद में किया तो इफॉस में टैक्सेबल कर दूंगा. लेकिन अगर आपके फादर ने कुछ forfeiture किया तो हम उसे इग्नोर कर देंगे. इज इट क्लियर? चलो ये कॉपी करो.